नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत कवि कुमार विश्वास के एक बयान से जुड़ी खबर के साथ। कुमार विश्वास के एक बयान से बवाल मचा हुआ है। दरअसल उज्जैन में रामकथा के दौरान उन्होंने एक तरफ जहां वामपंथियों को कुपड़ कहा तो साथ ही साथ आरएसएस वालों को अनपढ़ कह दिया और उनके इस बयान के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुमार विश्वास पर निशाना साधा जा रहा है। उनके इस बयान के बाद कह सकते हैं बवाल मचा हुआ है। कवि कुमार विश्वास ने आरएसएस के लोगों को अनपढ़ बताया तो साथ ही साथ वामपंथियों को कुपड़ बताया। उन्होंने कहा कि रामकथा राममानस पर जो विवाद छिड़ा हुआ है उसका कारण यह है कि वामपंथी जो कुपड़ हैं, पढ़ा तो है उन्होंने लेकिन सही नहीं पढ़ा है, गलत पढ़ा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ये बात कही है कुमार विश्वास ने उज्जैन में रामकथा के दौरान। सुनाते हैं आपको। झगड़ा चल रहा है। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। बोले राम राज्य में काय का बजट। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो रहा है उज्जैन से किस तरह की तस्वीर आई है वो भी आपको दिखाते हैं। कालिक पोतने की बात सामने आ रही है तो कुमार विश्वास के इस बयान के बाद विरोध हो रहा है। उन्होंने वामपंथियों को कुपड़ तो साथ ही साथ आरएसएस वालों को अनपढ़ कहा है। और ये देखिए आप, ये कुमार विश्वास के जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स वहां पर लगाई गई हैं उस पर ये लोग कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक रामकथा के दौरान की तस्वीर है जब कुमार विश्वास ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ वामपंथी हैं जो कुपड़ हैं, जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन सही नहीं पढ़ा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। और उनके इस बयान के बाद कैसी तस्वीर आई है वो भी आप देख सकते हैं। उनके जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स वहां पर लगाए गए थे उस पर लोग कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन कवि कुमार विश्वास जो आजकल रामकथा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर उज्जैन में जब रामकथा करने के लिए पहुंचे तब उन्होंने बयान दिया और उनके इस बयान के बाद ही बवाल खड़ा हो गया है। उनके इस बयान के बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बयान की निंदा कर रही है, विरोध दर्ज करा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को तंज कसने का एक मौका मिल गया है। हालांकि इन सब के बीच कुमार विश्वास ने बयान पर बवाल बढ़ता हुआ देखकर अपनी तरफ से सफाई भी दी। कवि कुमार विश्वास ने अपने उस बयान पर सफाई दी है जिसमें उन्होंने संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कह डाला था। उज्जैन में रामकथा के लिए कुमार विश्वास ने संघ और वामपंथियों को लेकर बयान दिया था। विश्वास के बयान पर बीजेपी ने काफी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद अब उन्होंने उस पर सफाई पेश की है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। जाहिर है बीजेपी को कवि कुमार विश्वास का यह बयान पसंद नहीं आया। पार्टी के नेता आग बबूला हैं। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी नेताओं का गुस्सा कुमार विश्वास के खिलाफ फूट रहा है। ये प्रमाण पत्र बांट रहे। अरे भाई, आपके प्रमाण पत्र की किसी की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। आप उज्जैन में आए हैं, उज्जैन के हिसाब से मर्यादित आचरण करिए, मर्यादा में रामकथा करिए। रामकथा के लिए उज्जैन पहुंचे कुमार विश्वास को बीजेपी ये याद दिला रही है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में संघ की अहम भूमिका रही है। देखिए, जिस राम कथा को करने के लिए कुमार विश्वास पहुंचे थे, उन राम को वापस से भव्य और दिव्य रूप में जो है भव्य मंदिर के तौर पर अयोध्या में स्थापित करने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, लगातार संघर्ष किया है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उधर बीजेपी और कवि कुमार विश्वास के इस विवाद में तंज कसने का मौका कांग्रेस को मिला। संघ की शिक्षा दीक्षा पर
समय समय पर कई विद्वान सवाल उठाते रहते हैं, तो कुमार विश्वास ने भी उठा दिए। संघ को इस बात की सफाई देना चाहिए कि उनको वो पढ़े लिखे हैं। दरअसल उज्जैन में इन दिनों विक्रमोत्सव चल रहा है। महाशिवरात्रि के दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका शुभारंभ किया था। इसमें हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में कवि कुमार विश्वास भी राम कथा के लिए पहुंचे हैं। और फोन लाइन पर हमारे साथ संघ के विचारक डॉक्टर विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, आपने कुमार विश्वास का बयान सुना, वो अपनी तरफ से सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान के बाद आरएसएस की प्रतिक्रिया, आरएसएस का स्टैंड। देखिए, सबसे पहले तो ये अजीब सा बयान है। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा कहने का दावा करते हैं कुमार विश्वास, वो अपनी कथा में अपने वचनों पर ही मर्यादा नहीं रख पा रहे, तो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का गान कर पा रहे होंगे। और कुपड़ शब्द की व्याख्या उन्होंने बाद में की, मगर अनपढ़ शब्द की एक ही व्याख्या है कि जो पढ़ा लिखा ना हो। कैसे साबित कर पाएंगे कुमार विश्वास के संघ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? अनेक साहित्य संघ की ओर से इस देश में आया, अनेक विचारक इस संघ की ओर से इस देश में आए, संघ के स्वयंसेवक हैं, और उन्होंने अनपढ़ करार दे दिया। विश्व के सबसे बड़े संगठन को अनपढ़ करार दे दिया। तो ऐसे में एक्चुअली उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि अब वो इतने अभिमान में आ चुके हैं कि अब वो किसी पर भी कुछ भी कहने के योग्य अपने आप को समझने लगे हैं। और जिस व्यक्ति को इतना अधिक अभिमान आ गया हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही उस पर कृपा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर झांसी से है। खबर यह है कि यहां पर परीक्षा पावर प्लांट में कोयले के स्टोर से हीरे जैसी कोई चीज मिलने की बात सामने आ रही है। सवाल यह है कि वो हीरा ही है या कुछ और। वहां प्लांट के अधिकारी कह रहे हैं कि वो हीरा नहीं है, हीरे जैसा कुछ है, चमकती हुई एक धातु है। लेकिन जब से खबर सामने आई है, जब से बात सामने आई है कि हीरे जैसा कुछ मिला है, तब से प्लांट का एक अधिकारी गायब है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको समझा दें। ये बेशकीमती हीरा है या कुछ और? कोयले की खेप से मिली हीरे जैसी चीज। पारीछा पावर प्लांट में हीरे का क्या है सच? हाथ में चमचमाती हीरे जैसी ये चीज क्या वाकई हीरा ही है या कुछ और? इसकी अभी जांच होना बाकी है। लेकिन चर्चा जोरों पर है कि झांसी के पारीछा पावर प्लांट में आए कोयले की खेप से हीरों का जखीरा मिला है। जैसे ही ये चमचमाती चीज प्लांट के अंदर मिली, होड़ मच गई। अधिकारी तो अधिकारी, आसपास के गांव के लोग भी हीरे की तलाश में पहुंच गए। किसी ने बताया होगा, प्राइवेट आदमी ने, वो घर पे ले आए रात में 11 बजे। उसके घर पे जाके लोगों ने ये कह के कि जैसा बताया गया है QCI के जो है साइट इंचार्ज के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि हम विजिलेंस से आए हैं और मुझे ये दे दीजिए, और उससे सब पूरा वो लेके चले गए। उसके बाद कुछ और लोग भी पहुंचे थे, 15-20 लोग और पहुंचे थे आसपास के गांव के, और अब कौन थे वो अज्ञात हैं, कोई परिचित नहीं है। ये घटना हुई थी। खबर यह है कि पारीछा पावर प्लांट के अंदर रखे कोयले के भंडार में एक दो नहीं बल्कि कई हीरे मिले हैं। इतना ही नहीं, एक हीरा लेकर प्लांट का एक अधिकारी फरार भी है, जिसकी तलाश में पुलिस लग गई है। अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पावर प्लांट के अधिकारी इसे हीरा मानने को तैयार नहीं है। पारीछा पावर प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक का कहना है कि कोयले के भंडारण से मिली धातु की जांच होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उस सैंपल को फिर जो है बारीकी से निकलवाया, उसके पीसेस जो है, और कैरेटोमीटर जिससे उसकी हार्डनेस टेस्ट करते हैं उसे है, तो उसमें किसी का भी जो है हार्डनेस 2 से अधिक नहीं आया। प्रिलिमिनरी टेस्ट था बेसिकली, और नॉर्मली हीरे की जो हार्डनेस होती है वो 10 की हार्डनेस होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई रॉक है और जो कि टूट गया है, जबकि हीरा ऐसे टूटता नहीं है।
पावर प्लांट के अधिकारी इसे हीरा मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये धातु इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कोयले में कई हीरे मिले हैं। शक इसलिए और भी गहरा जाता है क्योंकि एक अधिकारी के हीरा लेकर फरार होने की भी जानकारी है। शुरू में लोगों को ये लगा कि चमक रहा है तो हीरा रहा होगा। टेस्टिंग इसकी आगे और कराएंगे हम उसको, जो है लैब में, जो NABL लैब होती है, सर्टिफाइड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें भेजेंगे। जो फिलहाल ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज की जांच करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस कोयले के खेप से धातु मिली है वो झारखंड के धनबाद से आई थी। फिलहाल पावर प्लांट प्रशासन और पुलिस इस मामले में एक्टिव हो गई है। पारिछा पावर प्लांट के कोयले के भंडार से जो चमकीली धातु मिली है उसको लेकर प्रशासन का अब बयान आया है। बयान में कहा गया है कि जो धातु बरामद हुई है उसकी आगे जांच कराएंगे। प्रथम दृष्टया फिलहाल प्रशासन ने इसको हीरा नहीं माना है। पूरा मामला अभी भी संदिग्ध बना हुआ है और जो इस धातु को लेकर फरार अधिकारी है उसकी तलाश में भी अब पुलिस जुट गई है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। तो कोयले के भंडार में मिली चमकती हुई धातु असली हीरा है या हीरा नहीं है, ये जांच के बाद पता चल पाएगा। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं कि असली और नकली हीरे की पहचान की कैसे जाती है, ये भी समझिए। ऐसा नहीं है सफेद है तो हीरा ही हो सकता है, वो बिल्लौर भी हो सकता है वो स्फटिक भी हो, बहुत सारे स्टोन और भी आते हैं हीरे से मिलते जुलते, बट बिना देखे पॉसिबल नहीं है बताना। हीरे की, असली हीरे की क्या पहचान है? देखिए हीरे की सबसे सिंपल, अगर आप कहें देहाती भाषा में हम कहें कि आम आदमी के लिए, वैसे तो हीरे की परख जौहरी जानता है। हीरा जब तक हम लोग आई ग्लास ला के नहीं देखेंगे, जब तक हम उसकी पहचान नहीं देखेंगे, हम लोग बता नहीं सकते। लेकिन एक आम आदमी के लिए कि हीरा कभी भी घिसता नहीं है। हीरा कभी भी, आप एक पत्थर ले लीजिए, हीरे को लीजिए, उस पर घिस दीजिए, पत्थर जो टुकड़े हो कुछ दिनों बाद, लेकिन हीरा नहीं घिसेगा। उसका वजन हम उतना ही रहेगा, एक वजन में भी कमी नहीं आएगी। दूसरा, हीरे पे कभी स्क्रैचेस नहीं आते हैं हीरा, इसलिए हीरे को हम लोग अमर भी कहते हैं, इमॉर्टल है। एक बार इसका जन्म हो गया, टूट सकता है लेकिन घिसेगा कभी नहीं। और झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, भंडार में जो चमकती हुई धातु मिली है वो हीरा है या नहीं, इसकी परख के लिए किसी जौहरी तक वो धातु पहुंची या नहीं, एक तो ये, और दूसरा वो अधिकारी कहां है जो इस प्लांट में हीरा मिलने की खबर सामने आने के बाद से गायब है? देखिए, जब ये पूरा मामला सामने आया तब इसके बाद जो प्रशासन है प्लांट का, उसने फौरी तौर पर उस जो धातु बरामद हुई थी चमकीली, उसकी जांच कराई अपने स्तर से। तो अभी तक तो ये दावा ये प्लांट कर रहा है कि वो हीरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर संशय और गहरा गया है कि जब ये हीरा नहीं था तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी वो लेकर जो धातु लेकर के भागा है वो कैसे फरार हो गया। सबसे बड़ी बात इसमें निकल के सामने आ रही है, इस पूरे प्रशासन की प्लांट की जो जिम्मेदारी होती है वो CI साहब के हवाले होती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई धातु ऐसी मिलती है जिसको पूरा प्लांट जान गया, पूरा प्रशासन जान गया, फिर वो धातु कैसे उस अधिकारी के हाथ लग गई और कैसे वो अधिकारी वो धातु को लेकर के प्लांट से बाहर चला गया। यहाँ एक सवाल CI साहब की सिक्योरिटी पर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में अब बात करते हैं अखिलेश यादव के बदले हुए स्वरूप की, या यूं कैसे कह सकते हैं कि उनके बदले हुए गेटअप की। आज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव शेरवानी में नजर आए। आमतौर पर आपने उनको धोती पजामे में, कुर्ते पजामे में देखा होगा, लाल टोपी लगाए हुए देखा होगा, शेरवानी में शायद ही आपने कभी उनको देखा होगा। अखिलेश यादव के इस बदले हुए गेटअप के पीछे की कहानी क्या है वो भी समझने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि आजम पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन एक प्रकार से आज ये था। अखिलेश यादव ने एक प्रकार से उनका समर्थन किया है अपने इस कदम के जरिए। विधानसभा में आजम परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है, न आजम खां न उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की गई है आज अखिलेश यादव की तरफ से, इसीलिए वो शेरवानी पहनकर आए। अब्दुल्ला की सीट स्वार टांडा में भी उपचुनाव होना है। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है जब विधानसभा के भीतर आजम परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस वजह से कहा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के बाकी विधायक शेरवानी पहनकर सांकेतिक तौर पर आजम खां का समर्थन करते हुए नजर आए। सिर पर लाल टोपी, बदन पर काली शेरवानी और जुबान पर विरोध के सुर। सरकार से उत्तर मांगने वाला ये नया विपक्ष है।
जिसके रंग रूप बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिसके पास सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जो सदन से बाहर हुए नेताओं को सम्मान दिलाने के लिए अलग गेटअप में नजर आ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सदन के अंदर आजम खान के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध दर्ज करवाने पहुंचे और आजम खान जिस तरह शेरवानी पहनकर सदन जाते थे, ठीक वैसे ही सपा विधायक शेरवानी पहनकर सदन में पहुंचे और समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से लिखा, हुजूर आज का बजट शेरवानी में, बड़ी बड़ी उम्मीदों की मेजबानी में। खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। किसको? आजम खान साहब को हमेशा वो सदन में सदरी पहन कर रहे हैं। आप अपना क्या आज हम लोग पहन के आए और बहुत पहले से पहन रहे हैं। बजट पेश होने के बाद अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और चुन चुन कर बजट की कमियां गिनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना इन्होंने दिखाया, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो? जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी? जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है? अखिलेश यादव भले ही सरकार से सवाल पूछ रहे हों, लेकिन उनसे भी सवाल किए गए कि काली शेरवानी का क्या फंडा है, तो समाजवादी पार्टी के विधायक गोलमोल जवाब देने लगे। हालांकि सपा का सांकेतिक प्रदर्शन के पीछे की वजह का रामपुर कनेक्शन भी मालूम पड़ता है। शाही पोशाक है और हम सब लोग पहन के आए हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। कभी सदरी पहन ली, कभी बास्केट पहन ली, कभी शेरवानी पहन ली। तो आज बजट है, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में सब लोग शेरवानी के साथ आए, अच्छा पहनावा है। आजम खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट है, वो जब भी सदन में रहते थे शेरवानी पहन कर आते थे, एक तरीके से ये भी है। नहीं देखिए, खूबसूरत लगती है ना शेरवानी, एक ऐसा पोशाक है, पहनावा है। पहले कभी नहीं पहने है ना सदन में, इसलिए जो देखिए सदन में कितना नया नया हो रहा है। आज 2 बजे प्रश्नकाल है, तो आज उधर भी नयापन है, तो इधर भी नयापन है। योगी सरकार के बजट की आज जितनी चर्चा हो रही है, उतनी ही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के विधायकों के शेरवानी अवतार की भी चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि इस पोशाक पर सियासत भी हो रही है। कोई तारीफ कर रहा है तो कोई अखिलेश यादव को आईना दिखा रहा। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे कि संस्कार अगर सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो, तो कम से कम आज पूरी समाजवादी पार्टी ने हमसे संस्कार सीख लिया। आदरणीय योगी सरकार ने कम से कम इनको तहजीब और तमीज में लाकर खड़ा कर दिया है। ये आज सदन के लोग देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा। हालांकि ये इनका कहना है कि आजम खान साहब को सांकेतिक रूप से सपोर्ट है, क्योंकि हमेशा ये मैंने कहा ना कि जो जिनको सपोर्ट करना है उनको तो जनता ने बाहर कर दिया है, लिहाजा ये संस्कारी हो गए हैं। इन्होंने तहजीब और तमीज को पहन लिया है और अब ये समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति जब बहुत खुश होता है, उत्साह होता है, उसके जीवन में कोई विशिष्ट दिन होता है, तो वो शेरवानी पहनता है, अचकन पहनता है, बढ़िया सज संवर के तैयार होता है। और आज अखिलेश यादव जी भी अपने बजट जो उन्होंने 2016-17 में पेश किया था, उससे दोगुने आकार का बजट जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आज कहीं न कहीं पेश हो रहा है। इस उत्सव पर सज धज करके, संवर करके उस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बेहतर होगा कि अखिलेश यादव जी भी अब व्यर्थ की, फिजूल की बयानबाजियों को बंद करके इस बजट के अनुकूल उत्तर प्रदेश को संवारने के लिए जो योगी सरकार काम कर रही है, उसमें सहयोग करने का काम करें, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, तो निश्चित तौर पर जनता भी उनके किए गए तमाम काले कारनामों के लिए उन्हें माफी दे सकती है। कहा जाता है कि सियासत में हर रंग, हर पहनावे का खास मकसद होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन सियासत में क्या गुल खिलाएगा, अब सबकी नजर उस पर टिकी है। क्योंकि जिस परिवार का एक भी सदस्य अब सदन में नहीं रहा, उसके वजूद को कायम रखने के लिए काली शेरवानी का संदेश साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और योगी सरकार के इस महाबजट से यूपी के लोगों को काफी उम्मीदें थी। सरकार के इस बजट पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, उम्मीदें कितनी पूरी हो पाई हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बजट की बड़ी बातें क्या रही, किस क्षेत्र को कितना मिला है इस बजट में अपना हिस्सा, और साथ ही साथ समूचे उत्तर प्रदेश के विकास की क्या रूपरेखा खींची गई है।
बुंदेलखंड को क्या मिला आप देखिए। लिंक एक्सप्रेसवे के लिए बजट का आवंटन किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ मिले हैं। गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। विकास के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। पश्चिमी यूपी को क्या मिला आप देखिए। मेरठ में डेयरी को लेकर प्रस्ताव जो रखा गया है उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। विकास योजनाओं के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आया है। साथ ही साथ ये कोशिश की जा रही है कि सरकार समग्र विकास कर पाए उत्तर प्रदेश का और यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बना पाए। के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा चाहे अतीक हो या मुख्तार सभी का स्वागत है। अब देख लीजिए ये तो इनके डीएनए में है। गुंडागर्दी, गुंडों को पालना, गुंडे अपराधी थानों को चलाते थे, 4-4, 5-5 जिले चलाते थे। मुख्तार हों और अतीक हों, विजय मिश्रा हों, ऐसे बहुत सारे माफिया, एक तरफ से पूरा प्रदेश की अगर माफियाओं की लिस्ट उठा करके देखेंगे तो पहले जो नारे लगते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, और वो जितना बड़ा नेता है उतना बड़ा गुंडा और अपराधी। हमारे 2 सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर सेक्टर है और पशु सेक्टर। कृषि है तो पशु है और पशु है तो कृषि है, और किसानों की आय दोगुनी की जाए इसको ध्यान में रखते हुए पशुपालन का भी विशेष महत्व है। तो बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में कहीं भी कोई खामी नहीं है। मैंने बस डिपो बनाने के लिए जो भी इसमें 100 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, तो हम लोग एक बेहतर सेवा परिवहन में दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने लोगों ने ऑनलाइन किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी हम लोग को मिला है। स्क्रैप पॉलिसी के लिए भी हम लोगों को मिल रहा है कि जो हम लोग लोगों को स्क्रैप कराएंगे जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन परिवहन विभाग के लिए। हमारे श्रमिक हैं, उनके बच्चों के जीवन को पूरी तरीके से बदलने की जो योजना है, अटल आवासीय जो हम योजना लेकर आए हैं, सरकार ने उस पर बाकी कामों के लिए भी बजट का प्राविधान किया है। हम जो मजदूरों को पेंशन देने की बात इस बजट में लेकर आए हैं, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। और चलिए इसके साथ ही लाख टके की बात में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।